एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसमें कुछ अधिवेशन, कुछ संस्था, कुछ प्लान, कुछ व्यक्ति विशेष से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में या हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए भाई, इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। ये बहुविकल्पी ना होकर इसका मैं विस्तार से व्याख्या बताऊंगा। बस आप सुनते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इसमें पहला अधिवेशन है प्रश्न नंबर 1, लाहौर अधिवेशन। अभी लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पहले तो ये जान लें, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। पर अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस अधिवेशन का महत्व ये, लाहौर अधिवेशन में ही 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया। इसी अधिवेशन की बात है, आप समझने का प्रयास करें। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि आगामी आने वाली 26 जनवरी 1930 को पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आप पहले ये समझे कि हम पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाए हैं? 26 जनवरी 1930 को। फिलहाल सरकार ने ये उत्सव मनाने का दमन चक्र अपनाया था। लोगों को गिरफ्तारियां की, लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने नहीं दिया। फिलहाल भारतीय उत्साहित थे, जो किसी ना किसी जगह पे नहीं कहीं हो पाया तो अपने घर में ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। तो लाहौर अधिवेशन से मेन आपको ये कि लाहौर में ये 1929 को हुआ। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि ये निर्णय ले लिए कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अब लाहौर अधिवेशन पे अगर टिप्पणी लिखने के लिए आता है या बहुविकल्पी में आता है तो मेन पॉइंट आपको बता दिए। बहुविकल्पी में आएगा तब भी आप साइन सही कर लेंगे। टिप्पणी लिखने को आएगा तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा टिप्पणी लिख देना। मैप में आएगा तो मैप लाहौर पाकिस्तान में है, राजस्थान के बगल में। आप मैप में जाएंगे, राजस्थान के बगल, वहाँ पर निशान लगाकर आप लाहौर लिखेंगे 1929। तो इस प्रकार लाहौर के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अब आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए भाई, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक है भाई, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। समझ गए ये? नहीं तो अब इसके बारे में समझ लें कि फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक तो ये समझ लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे?
तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे भाई, समझिए। एक तो ये काम हो गया। अब ये सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897। जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है? कटक में। जन्म कटक में होता है। ये कटक इस समय कहाँ है? उड़ीसा में है। इनके पिताजी कौन थे? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस थे। इनकी माँ कौन थी? प्रभावती। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कब किया? 1939 में। 1939 में भाई ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ चुनाव जीत गए होते हैं। पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लेते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को कौन अपना उम्मीदवार बनाया था? महात्मा गांधी जी। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी उम्मीदवार बनाए थे, गांधी जी भाई। और पट्टाभी सीतारामैया हार गया था। पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो महात्मा गांधी की उस पर प्रतिक्रिया थी कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो इस पे भाई सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेसियों में भी इसमें एतराज हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी हम आपकी इज्जत करते हैं, हम अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। अध्यक्ष पद हमें नहीं चाहिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। तो ये कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जनता इस्तीफा के बाद अपनी पार्टी की स्थापना पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से इस्तीफा दिए, साथ में जनता इनके साथ थी। ये अपनी पार्टी की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में। कब? 3 मई 1939 को। ये पश्चिम बंगाल में 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के माकूर गांव, ये पहले इस फॉरवर्ड ब्लॉक के सुझाव दे दिए थे, इस पे विचार कर दिए थे। कहाँ? उत्तर प्रदेश के माकूर। ये माकूर गांव है, कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 29 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के महासचिव किसको बनाया गया? देवव्रत विश्वास को। फॉरवर्ड ब्लॉक का महासचिव देवव्रत विश्वास को फॉरवर्ड ब्लॉक का महासचिव बनाया गया। तो आप समझिए, ये कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी के खिलाफ ये या पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ चुनाव जीत लिए थे। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी की इज्जत करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। और उन्नाव का एक गांव है माकूर गांव। कौन सा गांव है? माकूर गांव। ये उन्नाव में भी पड़ता है भाई, उन्नाव। यहाँ पे ये इशारा कर चुके थे। अब बाद में ये 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं।
तो अब फॉरवर्ड ब्लॉक या सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये ही करते हैं। तो अब फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर या सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई टिप्पणी लिखने को आएगा, वो आपका हाई स्कूल हो सकता है, इंटर हो सकता है, या टीजीपीटी पीजीटी कंपटीशन में बहुविकल्पी में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, या पीसीएस के मेन में भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है। तो ये मेन पॉइंट आपको बता दिया हूँ। जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसा आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्या है, नंबर 3, बेवल प्लान। बेवल प्लान क्या है भाई? अब बेवल प्लान के बारे में जान ले। तो बेवल प्लान 23 जनवरी 1897, बेवल प्लान 14 जून 1945 को भाई ये फॉरवर्ड ब्लॉक पूरा हो गया। अब बेवल प्लान पे चल रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पूरा हो गया है। बेवल प्लान के बारे में हम आपको बताते हैं। 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई ये प्लान 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट बेवल आए। 1943 में कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इनके स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट बेवल भारत आए। भारत में क्या किए भाई? ये नेताओं से मिले, बातचीत किया। बातचीत करने पर ये शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं। बेवल जी शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं। कब? 1945 में। कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस शिमला सम्मेलन में क्या बात थी कि भाई कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। एक तो बात ये थी, तो कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। भारतीय सुशासन के लिए बेवल योजना पर सहमत होने के लिए, भारतीय सुशासन के लिए बेवल योजना पर सहमत होने के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना था। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होने के कारण इसमें क्या था, शिमला सम्मेलन में दोनों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा था, दोनों के सदस्यों को बराबर संख्या दी जा रही थी। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ, और समझौता नहीं होने के कारण बेवल योजना या ये सम्मेलन दोनों, बेवल योजना या शिमला सम्मेलन दोनों विफल हो गया। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला था। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। बेवल ने शिमला में कहा लीग और कांग्रेस की संख्या बराबर रखी जाएगी, कांग्रेस और लीग की संख्या बराबर रखी जाएगी। ये बेवल ने कहा कहाँ पे? शिमला में। और इस बात को लेके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बात नहीं बनी। इसमें एक अन्य प्रावधान भी था, उस प्रावधान को भी आप जान लीजिए। गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार शक्तियों को समाप्त नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार शक्तियों को समाप्त नहीं किया गया था। इसका प्रयोग आवश्यक समझा जाएगा तो किया जाएगा, और नहीं आवश्यक समझा जाएगा नहीं किया जाएगा। तो बेवल प्लान के बारे में आप समझिए। बेवल जी लॉर्ड लिनलिथगो का स्थान लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1943 में भारत के स्थान पर 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। अक्टूबर में आए थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो 14 जून 1945 को लॉर्ड विस्काउंट भारत आए, शिमला सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सम्मेलन में भाग लिया, पर बेवल चाहते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर सीटें दी जाएं। इस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हुआ। शिमला सम्मेलन फेल हो गया, बेवल प्लान फेल हो गया। इसमें गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, निषेधाधिकार शक्तियां, उनको बनाए रखा गया। हालांकि
जरूरत पड़ने पर प्रयोग किया जा सकता था, बीच में नहीं। तो अब बेवल प्लान या शिमला सम्मेलन, इस दोनों से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उत्तर देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुविकल्पी में, तो बहुविकल्पी में एक दो डेट याद रखना है। 14 जून 1945, 1943 लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर बेवल जी आए। तो इस प्रकार, और 14 जुलाई से 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है। तो ये कुछ तारीखें हैं और कुछ व्यक्ति के नाम हैं। बहुविकल्पी में आए, या टीजी पीजीटी में आए, या हाई स्कूल इंटर में आए, या ये अब मैप में भी पूछ सकते हैं। तो मैप में शिमला कहाँ है, बस मैप में जाना है और मैप में निशान लगाना है और मैप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेवल प्लान अब आप समझ गए। अब अगला है कैबिनेट मिशन। चौथा भाई कैबिनेट मिशन आगे कर देते हैं, नहीं तो वही बताने लगते हैं। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन के बारे में जान ले। अब कैबिनेट मिशन में आपको आ जाए, कैबिनेट मिशन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखेंगे भाई, भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। उस समय सत्तारूढ़ दल भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी। जो लेबर पार्टी थी वो विपक्ष में थी, पर वो भारतीयों के पक्ष में थी। 1945 में इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद जो सत्ता पार्टी थी वो हार जाती है और लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली जी। और वो भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। क्या करते हैं वो, शपथ के साथ ही बोलते हैं 20 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद में इस पर वो अमल भी करते हैं। अमल क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। भारत पहुंचकर ये सभी दल के नेताओं से बात करता है। बात करने पे ये समझ जाता है कि भारतीयों को ऐसे स्वतंत्रता देना ठीक नहीं है, इसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। तो कैबिनेट मिशन उस पर काम करने लगता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पाइथागोरस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स महोदय थे। तो ये 3 सदस्य था। 24 मार्च 1946 को आया। सबसे पहले बम्बई पहुंचा। ये भारत में संविधान सभा के गठन से संबंधित काम करने आया था। तो अब कैबिनेट मिशन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, कैबिनेट मिशन ने इलेक्शन भी करवाया जुलाई में, सरकार बनाने के लिए बुलाया अगस्त को, गवर्नमेंट ने शपथ लिया 2 सितंबर 1946 को। तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। उसने संविधान सभा का गठन किया, किसके इशारे पर आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के इशारे पे। तो अब कैबिनेट मिशन से जो भी प्रश्न बहुविकल्पी में या टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, वो पीसीएस में टिप्पणी लिखने को, या बहुविकल्पी में टीजीटी पीजीटी में कोई क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से आएगा, या हाई स्कूल इंटर में, या पोलिटी के किसी भी टॉपिक पे किसी भी परीक्षा में कैबिनेट मिशन से आएगा। तो आपको इस तरह समझाने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए नंबर 5 देखते हैं, क्या है, संविधान सभा। नंबर 5 संविधान सभा है। अब संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा क्या है भाई, अभी आपको बताया मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब ये जुलाई में इलेक्शन करवाया, फिर अगस्त में गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाता है, फिर 2 सितंबर को संविधान सभा की बैठक होती है। उसमें सदस्य शपथ लेते हैं। 14 सदस्यीय मंत्रियों का गठन होना था। उसमें गठन होता है 12 सदस्यीय मंत्रियों का। क्योंकि भाई क्यों, संविधान सभा में मुस्लिम लीग बैठने को तैयार नहीं थी, संविधान सभा से अपने को अलग रखना चाहती थी।
क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 208, पर मुस्लिम लीग बराबर मंत्री पद चाहती थी और कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। हालांकि मुस्लिम लीग अलग हो गई, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। फिलहाल वो 24 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होती है। तो वो 12 सदस्यीय शपथ लिए थे, 14 सदस्यों को शपथ लेना था, 5 मुस्लिम लीग को देना था। अब दिक्कत आ गई कि 3 सदस्यों को या तो इस्तीफा हो, काम कैसे बनेगा? तो शरत चंद्र बोस, शफात अहमद, अली जहीर, 3 लोगों का इस्तीफा होता है, मुस्लिम लीग शामिल होती है। लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, ऐसे लोग शामिल होते हैं। अब ये गवर्नमेंट काम करने लगती है। अब संविधान सभा की बैठक कब होती है, अब इस पे विचार करना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही। संविधान सभा की बैठक होगी तो किसी भी सभा की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, पहले से तय नहीं था, तो अध्यक्ष बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों भाई बनाया गया? ये उम्र में ज़्यादा थी और कोई बात नहीं थी। संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, उम्र में ज़्यादा थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को फिर संविधान सभा की बैठक होती है। उसमें बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद में फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है भाई? जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। फिर क्या आगे संविधान सभा की अगली बैठक कब होगी? तो संविधान सभा की अगली बैठक 22 जनवरी 1947 को होती है। अब इस दिन क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये करीब 22 समितियों से मिलकर ये संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा में करीब 22 समितियां थी जो अपना अपना काम कर रही थी। अब संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। इसको प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। अब संविधान मान लो बनकर तैयार हुआ तो लिखने की बात जब आएगी तो कौन लिखेगा? तो इसको हाथ से इटैलिक शैली में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। प्रेम, हाथ से लिखा है इटैलिक शैली में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक शैली में संविधान को लिखा और उसके किनारे पे सजाने का काम किया था नंदलाल बोस ने। अब ये संविधान मान लीजिए बनकर तैयार हुआ तो स्वीकार कब किया जाएगा भाई? ये संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1946 को। 26 नवंबर 1946 को स्वीकार किया गया। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की बैठक कितनी होती है तो 11 भी होती है, 12 भी। अगर 24 जनवरी 1950 को गिना जाएगा तो 12 बैठक। अगर इस बैठक को छोड़ दिया जाएगा 11 बैठक। बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान सभा को बनने में लगा। अब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो संघ समिति के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राज्य शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, इनको गृह मंत्री चुन लिया जाता है, जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत को एक किए हैं। इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप
संविधान सभा से अगर टिप्पणी लिखने को आएगा तो अब भी आप लिख लेंगे। अगर बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जाएगा, हाई स्कूल हो, इंटर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो शायद आप तो संविधान सभा से आपकी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकते। आप 2-3 बार 4 बार सेशन को देखेंगे तो आपको हूबहू जैसा बोल रहा हूँ सब आपको संविधान सभा के बारे में ज्ञात हो जाएगा। अब भाई चलते हैं अगली बात। संविधान सभा की बात हो जाती है तो अगला क्या पॉइंट आता है भाई? अगली पॉइंट आते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6, माउंटबेटन। माउंटबेटन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। माउंटबेटन के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो माउंटबेटन क्या थे इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो सिराजगोपालाचारी पे नहीं जाना, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इन्होंने 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे। कब से कब तक? 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे। बाद में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 से, डेट याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्य करते हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम है? एडविना एस्ले। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम एडविना एस्ले था। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रैगमोर हाउस, विंडसर, इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रैगमोर हाउस, विंडसर, इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1979 को ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु कब होती है? 27 अगस्त 1979 ईस्वी को। माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान, माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान में एक योजना थी जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन के कार्य के लिए भारत आए। इन्होंने महसूस किया कि विभाजन भारत की स्वतंत्रता की एक अपनी शर्त है, क्योंकि पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सांप्रदायिक दंगे होंगे, इसके कारण बहुत लोग पीड़ित होंगे। भारत को 2 भागों में बांटने का काम किया इन्होंने, जिसको माउंटबेटन योजना नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना भी कहा जाता है या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो आप ये समझे माउंटबेटन से कि भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान के विभाजन किया। इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंटबेटन पे कोई भी टिप्पणी आपसे पूछी जाएगी तो शायद तब आप लिख लेंगे। वो बहुविकल्पी में पूछा जाए या टिप्पणी के रूप में पूछा जाए, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए, तो माउंटबेटन से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए भाई, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है? 7वां प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंडियन एसोसिएशन क्या है भाई। तो इंडियन एसोसिएशन यानी भारत सभा 1876 में स्थापित की गई। ये भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना 1876 में होती है। ये प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की थी। स्थापना इसके संस्थापक सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी
आनंद बोस जी थे। भारत या इंडियन एसोसिएशन या भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों से के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। इसका विलय कांग्रेस के साथ कब होता है? 1886 में। यही कारण था कि कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लेते। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन से पहले शिशिर कुमार घोष, शंभुचरण मुखर्जी के साथ 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में द इंडिया लीग की स्थापना की। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नवगोपाल मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि नेता इससे जुड़े। ये पहला सम्मानित राष्ट्रवादी सभा थे या राष्ट्रवादी कमेटी थी। तो अब इससे बहुविकल्पी में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उसके बाद में 1876 में स्थापित, 1886 में कांग्रेस के साथ विलय हुआ। तो इसमें जो भी प्रश्न बहुविकल्पी में आपसे पूछे जाएंगे या इंडियन एसोसिएशन पे जो भी टिप्पणी लिखने को आएगा तो शायद आप लिख ले जाएंगे। बस 2-3 बार आप सेशन को देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन से आपका कोई प्रश्न, वो बहुविकल्पी हो या टिप्पणी लिखना हो या टीजीटी पीजीटी में हो, आपका अछूता नहीं रहेगा। आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। आपके सारे प्रश्न इससे संबंधित आपको नॉलेज हो गया, वो बहुविकल्पी हो या टिप्पणी लिखना हो। अब अगले पे आ जाइए। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है क्या। तो ये पुणे में स्थापित एक संस्था थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा पुणे में स्थापित एक संस्था थी। ये भारत का पहला सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच तालमेल के लिए गठित हुआ था। उसके बाद में क्या काम करते हैं? किसानों को कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के अधिकार को कानूनी रूप से लोकप्रिय बनाए। जनता को गवर्नमेंट से, सरकार से जो भी तकलीफें थी उसके बारे में बात किया। किसानों के कल्याण की आवाज़ उठाई। उसके बाद में क्या करते हैं? ये 2 अप्रैल 1870 में 6000 व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। कितने सदस्य? इसमें 6000 व्यक्तियों द्वारा कितने सदस्य चुने गए? 95 सदस्य चुने गए थे। इन लोगों का कार्य क्या था? किसानों को, जनता को गवर्नमेंट के कार्यों की जानकारी देना और जनता और किसानों, नौजवान लोगों के हितों के लिए कार्य करना था। किसका? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का। अब ब्रिटिश सार्वजनिक सभा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो इस पे तो बहुविकल्पी कोई प्रश्न बन नहीं सकता। बनेगा तो ये स्थापना कहाँ हुई है? पुणे में। एक बहुविकल्पी बन सकता है। टिप्पणी अगर आपसे पूछेगा तो टिप्पणी में आप 4-6 लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा पुणे में स्थापित हुई। देश के किसानों, गरीबों, नौजवानों को सरकार के कामकाज से अवगत कराना था और सरकार को उनकी कठिनाइयों से अवगत कराना था। तो इस प्रकार इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। अब आते हैं, अगला संगठन क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ स्थापना की है? लंदन में। इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? दादा भाई नौरोजी के साथ लंदन के जो रिटायर्ड अफसर थे वो सब मिलके इसकी स्थापना करते हैं। इसकी का मुख्य कार्य था भारत की स्वतंत्रता को इंग्लैंड के सामने रखना। दूसरा काम, इसमें दादा भाई नौरोजी ने बहिर्धन गमन के से अवगत कराया था। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हैं कि भारतीय धन आपके यहाँ अवैध रूप से आ रहा है और उसके आगे भारतीय गरीब होते जा रहे हैं। भारतीयों के धन पे
आप लोग ये ऐशोआराम करें। इस पे एक और सदस्य था रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने भी इस प्रकार की बातें कही थी, पर मुख्य रूप से ये बात उठाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिउडेन थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिउडेन थे। अब भाई आगे इसमें क्या था? इसे भारत के बारे में मामलों और विचारों पर चर्चा करने और भारतीयों को इसमें ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण मंच माना गया। ये राष्ट्रवादी संगठन की मुख्य मांग थी। इसकी स्थापना 1866 में की गई। भाई नौरोजी ने सरकार से भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। इसी संस्था ने सबसे पहले ब्रिटिश नीति की आलोचना की। धन निकासी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने गवर्नमेंट को बताया। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक पारसी नेता थे, पारसी विद्वान थे, पारसी नेता थे। तो बहिर्गमन धन के बारे में बताया, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, ब्रिटिश सरकार से भारतीय नागरिकों की समस्या को बताया। तो अब इससे बहुविकल्पी क्या पूछा जा सकता है? स्थापना 1866 में किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिउडेन थे। बहिर्गमन धन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। ये किस धर्म से बिलोंग करते थे? पारसी धर्म से। तो इस तरह इस पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुविकल्पी भी आ जाएगा और आप कर ले जाएंगे। और उसके बाद में अगर इससे टिप्पणी लिखने को कहा गया तो आप इस पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं, 4-6 लाइन 10 लाइन की टिप्पणी। तो मेन पॉइंट क्या था? 1866 दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड लिउडेन, धन का निष्कासन, पारसी धर्म से थे, भारतीयों की बात को पहुंचाना था गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट की बुराई किए, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ ये पहली संस्था थी जिसने उठाया। तो ये 9 नंबर हो गया। अब अगले चलते हैं बालिका विद्यालय। ये बालिका विद्यालय क्या भाई? बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय पहला बालिका विद्यालय कौन स्थापित करता है? सावित्रीबाई फूले। पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने वाली कौन थी भाई? सावित्रीबाई फूले जी थी। ये कौन थी? ये ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। तो इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ कर रही हैं? पुणे में कर रही हैं। सबसे पहला देश का कन्या विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ रहा? बम्बई। बम्बई में कहाँ? पुणे में। आज से 160 साल पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान इन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? पुणे। पुणे आपको बताया ना, पुणे में पहला विद्यालय खोलकर एक नई पहल की। सावित्रीबाई फूले ने पहला बालिका विद्यालय 1 जनवरी 1848 को खोला था। देश की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। कौन? सावित्रीबाई फूले। इन्हें विश्व की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी कहा जाता है। विश्व की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है और आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी कहा जाता है। इनके पति ज्योतिबा फूले थे। नारीवादी आंदोलन में अग्रणी माने जाते थे। भारत की प्रथम महिला नागरिक, अब ये यहाँ पे जान लें कि भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। कौन थी ये? श्रीमती राजवंशी देवी थी। तो बालिका विद्यालय से आप समझ लें कि आज से 160 साल पहले, कब? 1848 में। कहाँ पे? बम्बई के पुणे में। किसने? ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री फूले। तो आप ज्योतिबा फूले के बारे में भी समझिए, सावित्रीबाई फूले के बारे में समझिए। इनको विश्व की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है, ये भी आप समझिए। उसके बाद में भारत की पहली महिला नागरिक किसे कहा गया? तो ये भी आपको साइड में एक प्रश्न बता दिया।
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी थी। तो ये तो वैसे आप इस टॉपिक से अलग है, फिर भी आप जान जाएं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली महिला नागरिक कौन थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी थी। आप चलिए, ये बालिका विद्यालय से अब जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे या कुछ भी ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप उसको कर लेंगे बहुविकल्पी में, या बालिका विद्यालय पे टिप्पणी आपसे पूछा जाएगा तो वो भी आप सक्षम हैं करने में। वो टीजीटी पीजीटी में या हाई स्कूल इंटर में या कहीं पे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पूछा जाए टिप्पणी लिखने को बहुविकल्पी में, तो आप सब में सक्षम होंगे भाई। अब अगला पे आ जाते हैं, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज भाई इन्हीं से संबंधित विचारधारा है, इन्हीं से संबंधित ये समाज है। इसमें क्या किया गया था, गरीबों के उत्थान के लिए आवाज उठाई गई थी। किसने उठाया था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। इसमें गरीबों, शूद्रों एवं गरीबों महिलाओं के लिए आवाज उठाई गई है। ये ज्योतिराव फूले ने आवाज उठाई थी। एक इन्होंने स्थापित किया था क्या भाई, 24 सितंबर सन 1875 में सत्यशोधक समाज। स्थापना कब हो रही है, 24 सितंबर सन 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया। ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जात के लोगों को विमुक्त करना था, यानी उत्थान करना था। इनकी विचारधारा गुलामगिरी में भी मिलती है। गुलामगिरी इनकी पत्रिका का नाम है। इसमें इनकी विचारधारा का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनके विचारों को आप जान सकते हैं। संस्थापक में ज्योतिराव गोविंदराव फूले हैं भाई। और इनके बारे में, इसकी स्थापना पुणे में हुई। शूद्रों दलितों का उत्थान हुआ। इसका उद्देश्य था जो ये कहते थे उसे अपने ऊपर पहले उतारते थे, अपने पे प्रयोग करते थे। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के लिए भी इन्होंने सशक्त काम किया, इनके ऊपर भी बहुत ध्यान दिए। और ये शूद्रों अस्पृश्यों के मसीहा कहे जाते थे। कौन, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो आप बहुविकल्पी में 1875 में, 1873 में स्थापना गुलामगिरी पत्रिका, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, सावित्रीबाई फूले, शूद्रों और अस्पृश्य लोगों के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए इस संगठन ने काम किया। तो अब सत्यशोधक समाज के बारे में आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप, हमें आशा है कि आप उसका उत्तर दे देंगे, वो बहुविकल्पी हो या इस पर टिप्पणी लिखने को। भाई चलिए, ये सेशन लंबा हो रहा है, सेशन बड़ा हो रहा है। ये 11 बातें आपको बताई। उसके बाद में अब अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। तो इस सेशन को आप चालू करने के पहले अपने दोस्तों के बीच, वो चाहे हाई स्कूल इंटर के छात्र हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के छात्र हों, जो आपके संपर्क में हों, उनको शेयर कर दें और उनसे कहें कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल लोकप्रिय हो जाए और हम आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ के आपके सामने ले आएँ जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो चलिए भाई, 11 संस्थाओं पे या व्यक्तियों के ऊपर हम आपसे बात किया। अब हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।